एपिसोड 421 टू 430। उस दिन दूसरी बार एडम खरीदारी करने गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था और वह पहले की तुलना में काफ़ी कम खर्च करने वाला था। अब एडम को दिनचर्या में सबसे साधारण व्यक्ति जैसा महसूस हो रहा था क्योंकि वह आज रात के खाने के लिए मुख्य सामग्री लेने किराने की दुकान पर गया था। हालांकि वह पहले भी दुकान में गया था, लेकिन आम लोग हर दिन 50,000 क्रेडिट के बराबर की खरीदारी नहीं करते थे। केवल वास्तव में अमीर और शक्तिशाली लोग या फैंटम ही इसे वहन कर सकते थे। थर्ड रिंग में लोग मासिक रूप से 1 से कई हजार क्रेडिट कमाते थे, इसलिए एक सप्ताह के लिए स्टोर पर जाने पर 70-100 क्रेडिट से अधिक खर्च नहीं होता था। हालांकि सब कुछ व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता था। और अजीब बात यह है कि एडम के लिए यह पहली बार था जब वह दुकान पर गया था। निश्चित रूप से मलिन बस्तियों में दुकानें थीं, लेकिन थर्ड रिंग की तुलना में यह एक अलग दुनिया थी। मलिन बस्तियों में कोई सेवा नहीं थी, कोई समृद्ध वर्गीकरण नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था, बस कुछ भी नहीं था। केवल कीमतें बहुत कम थीं, साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी बहुत कम थी। जब वह अपने नए घर में था तो कुछ बार उसने लियोना द्वारा पकाया गया खाना खाया, बाकी समय सिल्वाना ने उसे खिलाया, या अधिकतर वह कैफ़े और रेस्तरां में नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना खाता था। एडम एक प्रेत के रूप में अपने नए जीवन में इतना डूब गया था, खतरनाक मिशनों पर जा रहा था और मृत भूमि में लड़ रहा था, कि उसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक नियमित दुकान में जाने का विचार भी नहीं आया। खैर, अब उसके पास वह अवसर था। क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं? एडम ने उस विशाल इमारत की ओर देखते हुए पूछा, जिसके सामने कांच का पैनल था और जिसकी चौकोर लाल छत थी, जिसके एक बड़े हिस्से पर कई संकेत चिन्ह लगे हुए थे। लियोना ने अपना सिर हिलाया। केवल कभी कभी। ये वास्तव में हमारे थर्ड रिंग क्षेत्र में सबसे महंगी किराने की दुकानों में से एक है। मैं आमतौर पर यहाँ तब आता हूँ जब कुछ महत्वपूर्ण होता है या मैं कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता हूँ। लियोना ने एक बड़े पहिए वाली शॉपिंग कार्ट लेना जारी रखा। मेरा मतलब है, यहाँ सब कुछ औसतन 20-30% अधिक महंगा है, लेकिन भोजन की गुणवत्ता और चयन अद्भुत है। यहाँ हम न केवल लसगना के लिए आवश्यक सामग्री पा सकते हैं, बल्कि अगर हमारी नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाए तो हम और भी खरीद सकते हैं। लियोना ने आगे बढ़ते हुए कहा। एडम ने लंबी आस्तीन वाली शर्ट पहन ली ताकि उसका एनईपी दिखाई न दे। लियोना ने उसे यह छिपाने के लिए कहा कि वह एक प्रेत है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अतिरिक्त ध्यान के कारण वे अधिक समय बर्बाद करें। आखिरकार हर कोई जानता था कि माँ के साथ दुकान पर जाना कभी भी कोई त्वरित यात्रा नहीं थी। कभी कभी यह आसान लगने वाला रास्ता हमेशा के लिए चल सकता था। तो हम कहाँ से शुरू करें? एडम ने चारों ओर देखते हुए पूछा। कई दर्जन लोग उनकी नज़र में आए, लेकिन किसी की कलाई पर एनईपी नहीं था। निश्चित रूप से फैंटम अपना एनईपी उतार सकता था और फिर एक सामान्य व्यक्ति कभी भी उनके और बाकी लोगों के बीच अंतर नहीं बता पाता, लेकिन आमतौर पर कोई भी ऐसा नहीं करता। एनईपी फैंटम्स के लिए ये जानने का तरीका था कि क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ है, और ऑपरेटर पहले एनईपी के माध्यम से अपने फैंटम से संपर्क करते थे। सभी के पास फ़ोन थे, लेकिन यह उतना तेज़ या कुशल नहीं था, और एनईपी फैंटम के खाते से जुड़ा हुआ था जहां सभी उपलब्ध जानकारी संग्रहित थी। ठीक है, चलो मूल बातों से शुरू करते हैं। लजानिया शीट्स और मांस। मुझे लगता है कि हमें कुछ महंगे ग्राउंड बीफ की तलाश करनी चाहिए। लियोना ने पास्ता अनुभाग की ओर बढ़ते हुए बताया। वहां बच्चों के लिए लंबे नूडल्स से लेकर रंग बिरंगे पास्ता तक सब कुछ था। एडम ने सिर हिलाया और उसके पीछे चला गया। उसने उत्सुकता से उन कई तरह के फलों, सब्जियों और ब्रेड को देखा जो शुरुआत में उनका स्वागत करते थे। झुगी में पहले से जो कुछ था उसका 1/4 भी नहीं था। लाजानिया है न? एडम ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब लियोना ने उसे नूडल्स, लजानिया और पिज्जा में से कोई एक चुनने का प्रस्ताव दिया तो एडम ने तुरंत अपना मन बना लिया। वास्तव में वे सभी बहुत ही सरल और लोकप्रिय व्यंजन थे, क्योंकि झुगी झोपड़ियों में रहने के बावजूद एडम ने उस सूची में दी गई सभी चीज़ों को आजमाया था। यह मार्बल मीट, फोई ग्रास या कुछ दुर्लभ मछली नहीं थी। सामग्री सरल लेकिन स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हार्दिक थी। लेकिन लसगना एडम का पसंदीदा व्यंजन था, शायद इसलिए कि इसे बनाना नूडल्स या पिज्जा से अधिक कठिन था, या शायद इसलिए कि लियोना जब कभी झुग्गियों में यह व्यंजन बनाती थी तो अक्सर उससे मदद मांगती थी। पहले हमें हमेशा पैसे बचाने पड़ते थे। हम सबसे सस्ता मांस खरीदते थे और उसमें बहुत कम मिलाते थे। उसमें शायद ही कोई पनीर होता था, और लसगना शीट बिल्कुल भी सही आटे से नहीं बनती थी। खैर, इस बार मैं सामग्री खरीदने जा रहा हूं ताकि हम अब तक का सबसे मोटा लसगना बना सकें। एडम ने खुद से कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह हमेशा ये चाहता था कि लजानिया शीट के बीच में अधिक मांस, अधिक सॉस और पनीर हो। ये बहुत महंगा था, लेकिन अब सबसे शानदार सामग्री भी एडम के लिए बाधा नहीं थी। हाँ, ये निश्चित रूप से एक क्लासिक नुस्खा नहीं होगा, लेकिन एडम को इसकी परवाह नहीं थी। वह ऐसा करना चाहता था क्योंकि वह ऐसा कर सकता था। क्रैकल। कांच का पॉट खुल गया। ग्लेरा बाहर आ गई, उससे गर्म भाप निकल रही थी। मेडिकल जांच पूरी हो गई और एडेन को सभी जरूरी डेटा मिल गए।
ग्लारा को कुछ इंजेक्शन दिए गए। यह कोई एम्पलीफायर या कोड डी नहीं था, लेकिन इन इंजेक्शनों से एडेन ने ग्लारा की शारीरिक स्थिति को उसके चरम स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे वह यथासंभव अच्छा और आत्मविश्वासी महसूस करने लगी। माफ़ करें बीच में बोलने के लिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उसे अभ्यास करने का समय देना बेहतर होगा? मेरा मतलब है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति के पास राक्षस को हराने की थोड़ी बेहतर संभावना होती है, सानो ने सुझाव दिया, जो एडेन से थोड़ी दूर पर खड़ी थी। एडेन ने अपना हाथ हिलाया। खैर, ये पूरी तरह सच नहीं है। जब ग्लेरा कोड डी का उपयोग करती है तो उसका शरीर उसे मानवीय सीमाओं से परे जाने की अनुमति देता है। वह अभी भी अपने शरीर के संसाधनों का उपयोग करेगी, जो केवल 5 मिनट में समाप्त हो जाएंगे और फिर वह मर जाएगी, लेकिन उस अवधि के लिए वह असाधारण रूप से मजबूत हो जाएगी। सानो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एडेन ने इशारे से उसे रोक दिया, जिससे पता चल गया कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई है। शारीरिक क्षमताएं, दिमाग की गति और भावनात्मक लचीलापन, ये सब कुछ उसके शरीर के चरम पर होगा, क्योंकि कुछ मिनटों की ताकत के लिए उसका शरीर सचमुच अपने संसाधनों को जला देगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक बोनस है। सानो ने घुटकी भरी सांस ली और अनिश्चितता से पूछा, बोनस? एडेन ने सिर हिलाया। सहज ज्ञान, यही वह मुख्य शक्ति है जो उसे कोड डी से मिलेगी। कौशल और प्रशिक्षण एक बनाम एक लड़ाई में राक्षस को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है, अन्यथा सेना अतिरिक्त उपकरणों के बिना आसानी से ऐसा कर सकती है। केवल सहज ज्ञान से आने वाली जंगलीपन ही ग्लारा को उसके पहले राक्षस को मारने में मदद कर सकती है, साथ ही अटूट इच्छाशक्ति भी, लेकिन यह उस पर और उसके इरादों पर निर्भर करता है। एडेन ने आगे कहा, हालांकि मुझे ये स्वीकार करना होगा कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुचित नहीं होगा। ये सिर्फ, मुझे नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है, मैं उसकी अनूठी विशेषताओं को जानने का यह मौका नहीं खोना चाहता। कौन जानता है कि उसके आंतरिक स्थान के गायब होने में कितना समय लगेगा। एडेन की निगाहें गहरी हो गईं, जबकि वह ग्लारा को देख रहा था जो नट्टा के साथ उनकी ओर बढ़ रही थी। शायद ग्लेरा के पास ये हमेशा के लिए रहेगा, या शायद हमारे पास केवल कुछ दिन या घंटे ही हैं। किसी भी तरह उसे पहले एक राक्षस को हराना होगा और चुनना होगा। ग्लेडियस ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हथियार के साथ साथ। उसके लिए ये दुकान में जाने जैसा होगा, मौत की दुकान में। इसके बारे में क्या? एडम ने महंगे ग्राउंड मीट का पैकेट उठाते हुए पूछा। ये काफ़ी बड़ा था, इतना कि इससे एक लजानिया बनाया जा सकता था जिसे 4 लोगों का एक परिवार पूरे दिन खा सकता था। ओह एडम, क्या तुम्हें यकीन है? लियोना ने अजीब महसूस करते हुए पूछा। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें यहाँ एक महंगी दुकान में लेकर आई, लेकिन मैं तुम्हें इतनी महंगी सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं करना चाहती। एडम ने कमजोरी से मुस्कुराया। इससे पहले कि लियोना कुछ कह पाती, उसने गाड़ी में पिसे हुए मांस के 2 पैकेट फेंक दिए, हालांकि उन्हें सिर्फ एक की जरूरत थी। क्या? लियोना ने असमंजस में एडम को देखा। एडम एक दयालु मुस्कान के साथ उसके पास गया। इस बार मुझे इतना मांस चाहिए कि अगली बार मैं कम डालने को कहूँगा, ठीक है? एडम ने गाड़ी उठाकर अपने रास्ते पर जाने से पहले कहा। लियोना ने सिर हिलाने से पहले कुछ बार पलकें झपकाईं और उसके पीछे चली गई। वह बेवकूफ़ नहीं थी और उसे एहसास हुआ कि एडम के पास फैंटम के रूप में इस स्टोर में कुछ भी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे, लेकिन वह उसकी माँ के रूप में उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। वह उसका बेटा था और वह उसके लिए केवल सबसे अच्छा चाहती थी। ठीक है, अगर यही उसकी इच्छा है तो मैं उसके रास्ते में नहीं आ सकती। इसके अलावा जितनी अच्छी सामग्री होगी उतना ही अच्छा होगा, है ना? लियोना ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे सीने पर गर्माहट महसूस हुई, क्योंकि हर बार जब वह अपने बेटे को देखती थी तो वह अधिक परिपक्व और आत्मविश्वासी होता जा रहा था। यह उसे अच्छा महसूस कराए बिना नहीं रह सकता था। अरे, हमने मांस और लजानिया शीट ले ली हैं, सूची में आगे क्या है? एडम ने पीछे मुड़कर अपने कंधे के ऊपर से लियोना को देखते हुए पूछा। लियोना उसके पास गई और एक तरफ देखते हुए बोली, हमारे पास खरीदने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्यों न पनीर ही खरीदा जाए? मुझे पता है कि तुम हमेशा इसे मिस करते हो। अब अगर तुम यही चाहते हो तो हम लजानिया को पनीर में डुबो सकते हैं। एडम ने बड़े जोर से मुस्कुराया। वह लियोना की सोच को समझ गया। हाँ, अच्छा विचार है। तो चलिए विकल्पों पर आते हैं। पनीर के विभिन्न आकार, कठोरता और स्वाद होते हैं। मुझे लगता है कि हमें कुछ उपयुक्त मिल ही जाएगा। ... हथियार। मुझे एक हथियार चुनना होगा। ग्लेरा ने ग्लेडियस और एडन की ओर देखते हुए पूछा। एडेन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, उसने बस टैबलेट को अपने हाथों में ले लिया। ग्लारा के मैट्रिक्स को देखते हुए उसने सोचा कि अगर वह जीतना चाहती है तो उसे किस राक्षस के खिलाफ आना चाहिए। ग्लेडियस ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए ग्लारा की ओर देखा। हाँ, हथियार कई रूपों में आते हैं, आकार, सामग्री और उद्देश्य में भिन्न होते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको कुछ उपयुक्त मिल जाएगा। तभी ग्लेडियस अपना हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ा। चलो, मेरे पीछे आओ। एक बार जब तुमने हथियार तय कर लिया तो तुम राक्षस से लड़ोगे।
हाँ, हो सकता है ये तुम्हारे जीवन का आखिरी विकल्प हो, कौन जानता है। ग्लेरा ने सांस फूली और तेजी से उसके पीछे चली गई। सानो और नट्टा मुड़े, उनके साथ शामिल होने वाले थे, लेकिन एडेन ने अपना हाथ हिलाया। नट्टा, तुम यहीं रहो। सानो, तुम जा सकती हो। जरूर। नट्टा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और पीछे मुड़ गया। क्रैकल, ग्लेडियस, ग्लारा और सानो के चले जाने पर दरवाजा बंद हो गया और कमरे में केवल एडेन और नट्टा ही रह गए। नट्टा खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसे दमनकारी माहौल महसूस हो रहा था। मॉर्टन वैधशाला में काम करने का यह उसका पहला दिन नहीं था और यहाँ आने के उसके अपने कारण थे, लेकिन लंबे समय के बाद भी वह एडेन से लगातार आने वाले खतरे की भावना से अभ्यस्त नहीं हो पाए। अरे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुनिया की सबसे कठिन नौकरी है, लेकिन जब मैं सैन्य विभाग में काम करती थी तब की तुलना में यहाँ मैं अधिक तनाव में क्यों हूँ। नट्टा ने मन ही मन अपना सिर हिलाया और एक गार्ड की तरह एडेन के पीछे स्थिर खड़ी रही। तभी एडेन ने चुप्पी तोड़ी। जब ग्लेरा की जांच की जा रही थी तो आप थोड़ी बातचीत करने में सफल रही, है न? लेकिन नट्टा के पास जवाब देने का समय नहीं था, यह एक आलंकारिक प्रश्न था। मुझे उसके बारे में बताओ। एक व्यक्ति के रूप में ग्लेरा के बारे में तुम क्या समझ पाए? तुम चरित्र का अच्छा निर्णायक हो। नट्टा ने सिर हिलाया। जरूर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अपने भाई लेरोफ्रेटो की तरह दयालु और भोली है, जो मुझे उसके बारे में मिली जानकारी के आधार पर लगता है। उसके पास दृढ़ संकल्प है और वह अपने भाई के रास्ते पर चलने की प्रबल इच्छा रखती है, लेकिन मुझे डर है कि अगर वह असफल हुई तो वह आसानी से टूट सकती है। एडेन ने हल्की सी आह भरी, उसके सफ़ेद बालों की युक्तियां उसकी गहरी अंबर आंखों के सामने आ गईं। मैं समझ गया, ये काम करने लायक बात है, हालांकि ये विचार समय से पहले हैं। उसे पहले राक्षस को मारना होगा। माफ़ कीजिए, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? नट्टा ने अनिश्चितता से कहा। आगे बढ़ो। एडेन ने हल्के से हाथ हिलाकर उसे अनुमति दे दी। इस सब का क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मान लीजिए कि वह राक्षस को मार देती है और एक प्राकृतिक प्रेत बन जाती है, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? चाहे उसने अनोखी घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण आंतरिक स्थान प्राप्त किया हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वह जीत जाती है तो परिणाम वही होगा। नट्टा ने अपनी राय व्यक्त की। वह प्राकृतिक और कृत्रिम प्रेत के बीच का अंतर जानती थी और यह भी जानती थी कि प्रथम या द्वितीय बनने के लिए क्या करना होगा। मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम ग्लारा को इतना समय दे रहे हैं। अगर स्पार्क के बिना किसी आंतरिक स्थान की उपस्थिति में कोई विशिष्टता नहीं है, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा और हम इस पर और अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे। एडेन ने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखने लगा, जबकि उसकी चमकदार आंखें और गहरी हो गईं। लेकिन यदि स्पार्क के बिना आंतरिक अंतरिक्ष में किसी प्रकार की विशेषता है, तो यह मेरे शोध में मदद कर सकता है या सामान्य रूप से मानवता के लिए एक नया कदम हो सकता है। एडेन ने अपनी कुर्सी पर एक पैर दूसरे पर रखा और पीछे की ओर झुक गया। विज्ञान का यही मतलब है, खासतौर पर हमारी क्रूर और अज्ञात दुनिया में। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विसंगतियों और विषमताओं पर ध्यान दें, इस उम्मीद में प्रयोग करें कि जल्द ही कुछ न कुछ निकलेगा और यह उपयोगी साबित होगा। एडेन ने गहरी सांस ली और उसकी नज़रें भारी हो गईं। आप विश्वास करें या न करें, लेकिन महान चीज़ों की अधिकांश पहली खोजें इसी तरह हुई। ध्यान, संयोग और थोड़ा भाग्य, यही विज्ञान का नुस्खा है। नट्टा की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं और उसने चुपचाप सिर हिला दिया। उसे उम्मीद से कहीं बेहतर जवाब मिला। क्रैकल। उसी समय ग्लेडियस, सानो और ग्लारा एक विशाल कमरे में दाखिल हुए जिसमें सभी प्रकार के हथियार रखे हुए थे। इसमें वह सब कुछ था जो एक सैन्य या अनुभवी लड़ाका सोच सकता है, तथा उससे भी अधिक। साधारण ब्लेड और तलवारों से लेकर कुल्हाड़ियां, हथौड़े और कटाना तक। वहां बंदूकें भी थीं, असॉल्ट राइफलें, मशीन गन और शॉटगन, लेकिन अजीब बात यह है कि वहां कोई ग्रेनेड, माइन या विस्फोटक नहीं थे, एक भी नहीं। इसके अलावा यहां मौजूद सभी दूसरे हथियारों की तरह तलवारें भी साधारण नहीं थीं। यह मजबूत कठोर स्टील से बनी मूठ नहीं थी, क्योंकि ब्लेड मूठ के अंदर एक जनरेटर से चलने वाली लेजर से लैस थी। ये किसी भी तरह से राक्षस के जीन के साथ बातचीत नहीं करता था, इसलिए कोई व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता था और जीतने पर एक प्राकृतिक प्रेत बन सकता था। जरूर, इससे संभावनाएं थोड़ी ही बढ़ीं, लेकिन जब मौत या नया जीवन दांव पर लगा हो तो कुछ होना बेहतर था। वाह, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इतने प्रकार के हथियार होते हैं। ग्लेरा ने अचंभित होकर कहा और झिझकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ी। ग्लेडियस ने सिर हिलाया। विडंबना यह है कि मैं इस जगह को मौत की दुकान कहता हूँ। बेशक आप यहाँ कुछ भी नहीं खरीदते, लेकिन आप जो हथियार चुनते हैं उससे आपकी जान जा सकती है, इसलिए अपने चुनाव के बारे में सावधानी से सोचें। ग्लेरा ने सांस फूलने पर आगे बढ़कर चारों ओर देखा। हथियार, है न? यह एक कठिन निर्णय होगा। क्या तुम्हें अपने चुनाव में मदद की ज़रूरत है? सानो ने हाथ हिलाते हुए पूछा। उसे एहसास हुआ कि ग्लारा ने अब तक मुश्किल से एक बार भी लड़ाई की थी।
वह एक साधारण लड़की थी जो पहले स्कूल जाती थी और फिर डेडलैंड से संबंधित नहीं सभी साधारण लोगों की तरह एक संस्थान में जाती थी। ग्लारा के सामने अब एक ऐसा शस्त्रागार था जिससे कोई भी सैन्यकर्मी ईर्ष्या करेगा। बेशक सेना के पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन आम सैनिकों के पास किसी भी आकार या रूप के हथियार तक पहुंच नहीं थी। ग्लेडियस ने सानो की ओर देखा। वह उसे रोकने जा रहा था क्योंकि वह चाहता था कि ग्लेरा अपना मन बना ले। वह उत्सुक था कि उसकी नज़र किस पर पड़ेगी। तथापि नहीं, कोड डी चुनने और लड़ने का फैसला मेरा था, इसलिए मुझे अपना हथियार चुनना होगा। अगर मैं असफल हो जाती हूं तो मैं किसी और को नहीं बल्कि खुद को दोषी ठहराना चाहती हूं। ग्लारा ने हथियारों की कतारों के बीच चलते हुए आगे बढ़ने से पहले कहा। उसे अपने अंदर एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। वह एक साथ सब कुछ उठा लेना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह कोई विशेष चीज़ नहीं चाहती थी। अरे, क्या यहाँ कोई हथियार है जो मेरे भाई ने इस्तेमाल किया था? ग्लारा ने आशा भरी आवाज़ में पूछा। ग्लेडियस ने अपना सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाकर उत्तर दिया, तुम्हारा भाई एक फैंटम था, उसका हथियार उसका नेक्सस है, इसे तकनीक से दोहराया नहीं जा सकता। इसके अलावा उसने तलवार या भाला नहीं बल्कि एक जादुई किताब का इस्तेमाल किया था जिससे उसकी ऊर्जा से प्रक्षेपास्त्र निकलते थे। केवल फैंटम ही ऐसे हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लारा ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। चेहरे पर हल्की सी शिकन लिए उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी निगाहें गहरी होती गईं। शायद वह अपने भाई के रास्ते पर चलती, लेकिन लैरो का हथियार उसके सामने कुछ नहीं था। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा चुनना होगा जिसकी ओर मैं आकर्षित हूं। ग्लारा ने गहरी सांस ली। वह एक साधारण तलवार या कुल्हाड़ी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वे ही ऐसे बुनियादी हथियार थे जिनके बारे में हर कोई जानता था। ग्लारा ने बंदूकों की तरफ देखा तक नहीं। उसे विश्वास नहीं था कि राइफल या पिस्तौल किसी राक्षस को कुछ भी कर सकते हैं। राक्षस, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन चूंकि एडेन मुझे यह मौका दे रहा है तो मेरे पास इन हथियारों से राक्षस को मारने का एक तरीका है। इसके अलावा नेचुरल बॉर्न फैंटम्स, वे किसी तरह हथियारों और कोड डी के बिना डेडलैंड्स में जाकर इसे अंजाम देने में कामयाब हो गए। ग्लेरा इधर उधर चलते हुए सोच में पड़ गई। ग्लेडियस और सानो ने उसे जल्दी नहीं किया। वे केवल कभी कभी उसकी हरकतों पर नज़र रखते थे। लैरो एक साधारण सा था, आर्टिफिशियल फैंटम जो कि सबसे। एडेन ने कहा कि वाइट थ्रेट लेवल राक्षसों की कमज़ोर जगहें नवीनतम हथियारों के लिए काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन इसके लिए सटीकता और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर राक्षस मुझे एक सेकंड में मार देगा तो अच्छे हथियार का कोई मतलब नहीं है, जितना मैं इस्तेमाल कर सकता हूं उससे भी तेज़। ग्लारा ने बड़ी चिंता के साथ अपने माथे पर अपनी उंगली थपथपाई। उसने जोड़ीदार छोटे ब्लेडों पर नज़र डाली। शायद उन्हें चुनूं। मैं उन्हें राक्षस की आंखों में घोंपने की कोशिश कर सकता हूं। अगर वह अपनी दृष्टि खो देता है तो उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं है न? ग्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने अंततः निर्णय ले लिया है। मैं आपका ध्यान भटकाना नहीं चाहता, लेकिन अचानक ग्लेडियस की आवाज़ गूंजी। अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कैसे कमज़ोर या निष्क्रिय किया जाए। ताकत में अंतर इतना अधिक है कि आप जीत नहीं सकते। राक्षस को मारने के बारे में सोचें, कैसे सब कुछ दांव पर लगा दें, कैसे सब कुछ बलिदान कर दें, लेकिन वह व्यक्ति बने रहें जो तब भी पैरों पर खड़ा रहे और सांस लेता रहे जब आपका प्रतिद्वंद्वी पहले ही मर चुका हो। ग्लेडियस के शब्द ग्लेरा के लिए एक बोध सूचक थे और इसने उसे जोड़ीदार ब्लेड लेने के सभी विचारों को त्यागने पर मजबूर कर दिया। तो मुझे कुछ शक्तिशाली हमले करने की ज़रूरत है जो राक्षस को मार सकें, है ना? खैर, ये तर्कसंगत लगता है। जोड़ीदार ब्लेड केवल कमज़ोर घाव ही छोड़ पाएंगे, भले ही उनमें से कई होंगे। लेकिन उस स्थिति में मुझे क्या चुनना चाहिए? मुझे राक्षस को शक्तिशाली क्षति पहुंचाने का मौका कैसे मिलेगा? कुछ मिनट तक गहन और जटिल सोच विचार के बाद ग्लेरा कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वह जानती थी कि उसका भाई किस प्रकार का प्रेत था और युद्ध के मैदान में वह क्या करता था। इसलिए उसने जो चुना था उसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक विडंबनापूर्ण मुस्कान उभर आई। ओह, कितनी उत्सुकता है! ग्लेडियस मुस्कुराया और ग्लारा को गौर से देखने लगा। अच्छा विकल्प ... एक महंगी क्लासिक, है ना? अच्छा विकल्प। एडम द्वारा चुने गए पनीर को देखकर लियोना मुस्कुराए। वास्तव में एडम ने दो विपरीत प्रकार की चीजें चुनी, एक जो विज्ञापनों की तरह मुलायम और खींचने वाली थी, तथा दूसरी जो बहुत स्वादिष्ट और कठोर थी। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लियोना ने सहमति में सिर हिलाया। तो आगे क्या होगा? एडम ने पनीर के दो टुकड़ों पर नजर डालते हुए पूछा। कुल मिलाकर वे 100 क्रेडिट से ज्यादा मूल्य के थे। अरे, हम इस राशि पर 1 या 2 सप्ताह तक जीवित रह सकते थे, लेकिन अब मैं इसे पनीर पर खर्च करता हूँ। हाँ, यह एक गुणवत्ता वाला और स्वादिष्ट उत्पाद है, लेकिन लानत है, ये सिर्फ पनीर है। एडम ने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया। लियोना ने उनकी शॉपिंग कार्ट को देखा और मन ही मन सूची की जांच की।
खैर, हमारे पास पहले से ही मांस, लजानिया शीट और पनीर है, लेकिन यह इसका केवल एक हिस्सा है। हम मसाले सबसे आखिर में लेंगे, इसमें कुछ भी जटिल नहीं है, इसलिए हमारा अगला लक्ष्य सॉस है। सॉस, ठीक है, वे ही मुख्य बात हैं। हालांकि मुझे हमेशा लगता था कि वे थोड़े कड़वे होते हैं, खासकर सफ़ेद वाले। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाया, झुग्गियों में मिलने वाले लजानिया के स्वाद को याद करते हुए। लियोना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सिर हिलाया। सफ़ेद सॉस में आटा, मक्खन और दूध होता है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है और लगातार हिलाया जाता है। जाहिर है, अगर सामग्री सबसे खराब गुणवत्ता की है और स्टोव काम करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कुछ भी अच्छा नहीं निकलेगा। लेकिन हम अब एक बहुत ही अलग स्थिति में हैं, है ना? लियोना ने प्रोत्साहित करते हुए मुस्कुराया। एडम ने गाड़ी पर झुककर दूसरी ओर देखा। हाँ, तुम सही हो। हालांकि सभी जटिलताओं के बावजूद लजानिया अभी भी स्वादिष्ट था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामग्री और उपकरण क्या हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छा रसोइया हो जो सस्ते भोजन को स्वादिष्ट बना सके। एडम ने आगे कहा, यदि शेफ को कुछ करना नहीं आता, तो उसे सबसे अच्छी और सबसे महंगी सामग्री दे दीजिए, वह उनसे कुछ नहीं कर पाएगा, इसके विपरीत वह उन्हें बर्बाद ही कर देगा। लियोना ने कुछ कदम आगे बढ़कर एडम को अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं सहमत हूँ। कौशल के बिना कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। लियोना ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, अपनी मुट्ठी भींचते हुए। कौशल, खैर, मुझे डर था कि वह कुछ बहुत जटिल हथियार चुनेगी, लेकिन इस लड़की ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है। एडेन ने ग्लेरा की ओर देखते हुए कहा, उसके बाद ग्लेडियस और सानो भी। नट्टा ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। एडेन की तरह उसने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ग्लारा ऐसा अजीब हथियार चुनेगी, या यूं कहें कि दो का एक सेट। क्रैकल, दरवाज़ा खुला और ग्लेरा अंदर चली गई। आप क्या सोचते हैं? एडेन ने अपना हाथ हिलाया। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मैं इस विचार को समझ सकता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसका सही उपयोग कर सकें। फिर उसकी नज़र ग्लारा पर ऊपर से नीचे तक घूमी। उसके बाएं हाथ में एक गोल ढाल थी जिसके किनारों पर तीखे ब्लेड लगे थे और जो लाल प्लाज्मा से ढका हुआ था तथा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को जला देने में सक्षम था। उसके दाहिने हाथ में 8 चार्ज वाली एक बंदूक थी। केस काला था, थूथन लंबा और चौड़ा था और 2 बैरल थे जो फटने वाले प्लाज्मा चार्ज छोड़ने में सक्षम थे। ग्लेडियस मुस्कुराया, ऐसा लग रहा था कि वह बाकी लोगों की अपेक्षा ग्लारा की पसंद से अधिक प्रसन्न था। हर मिनट के साथ शॉपिंग कार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री भरती जा रही थी। असल में एडम और लियोना ने कुछ मिनट पहले ही लजानिया बनाने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें खरीद ली थीं। सबसे पहले उन्होंने अंडे, आटा और दूध खरीदा, फिर टमाटर का पेस्ट और मसाले। इसलिए उन्होंने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ चुन ली और घर जा सकते थे, लेकिन एडम को एहसास हुआ कि उनकी बड़ी शॉपिंग कार्ट लगभग खाली थी। क्या तुम्हें सच में ये चाहिए? लियोना ने अनिश्चितता से विभिन्न जेली, अजीब आकार के कुकीज़, चिप्स आदि की ओर इशारा करते हुए पूछा। एडम को कोई रोक नहीं सकता था। वह जो भी चीज़ दिलचस्प या असामान्य लगती उसे शॉपिंग कार्ट में डाल देता था। यहाँ तक कि जब वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, तब भी उन्हें दुकानों में ऐसी चीज़ें दिखती थीं जिन पर उनका परिवार पैसे खर्च नहीं कर सकता था। 10 क्रेडिट में दही, क्यों नहीं, औसत से कई गुना महंगी आइसक्रीम। ज़रूर। क्या एडम एक शॉपिंग करने वाला व्यक्ति बन गया था? खैर, उसकी स्थिति और किसी आम शॉप करने वाले व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती थी। वह हर समय ऐसा करने का इरादा नहीं रखते थे और उनमें इसके लिए अधिक समय देने की शारीरिक क्षमता भी नहीं थी। इसके अलावा वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने के लक्ष्य से प्रेरित नहीं था। वह बस कुछ ऐसा आजमाना चाहता था जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एहसास हुआ कि वह सब कुछ नहीं खाएगा, जिसका मतलब था कि वह अपने परिवार के साथ असामान्य व्यंजनों का आनंद ले सकता है। मुझे यकीन है कि माँ और पिताजी नट्स, चीज़, झटकेदार मांस और अच्छी वाइन की सराहना करेंगे, और ट्रिसी। खैर, कैंडी, चिप्स और अन्य ऐसे खाद्य पदार्थ निकट भविष्य में उसके ध्यान का विषय होंगे। ये तब तक चलता रहा जब तक शॉपिंग कार्ट पूरी तरह से भर नहीं गया, यहाँ तक कि ऊपर एक छोटा सा पहाड़ भी बन गया। समय समय पर लोग उन पर नज़र डालते रहते थे, क्योंकि इस दुकान में किसी के लिए एक साथ इतनी सारी चीज़ें खरीदना दुर्लभ था। और हम इसे एक दिन का काम मान सकते हैं। एडम ने नमकीन कारमेल का एक जार गाड़ी में फेंकते हुए कहा। तो अब भुगतान का समय आ गया है न? लियोना ने किराने के सामान के पहाड़ को देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। एडम ने शांत चेहरे से सिर हिलाया। उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हाँ, उसे आम दुकानदार से कहीं ज़्यादा किराने का सामान मिला, लेकिन क्या ये बुरी बात थी? हाँ, चलो, मुझे लगता है कि हम कुल राशि देखकर आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन चिंता मत करो, हम इसे वहन कर सकते हैं। एडम ने आगे बढ़ने से पहले कहा, पूरी तरह से भरी हुई शॉपिंग कार्ट को आसानी से आगे बढ़ाते हुए।
लियोना ने चुपचाप सिर हिलाया और उसके पीछे पीछे किराने का सामान देखने लगी। अरे, सभी प्रकार के स्नैक्स और मिठाइयों के अलावा उसने कुछ महंगे और अच्छे उत्पाद भी खरीदे। लियोना ने संगमरमर के मांस, कई प्रकार की मछलियों, स्क्विड, ऑक्टोपस आदि को देखकर सोचा। लियोना ने कंधे उचका दिए। खैर, मैं बस यही कामना कर सकता हूं कि हर माँ का बेटा ऐसा ही हो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं सोचता हूं कि एडम ये पैसा कैसे कमाता है, या फिर किस कीमत पर। डॉट 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 तुम्हारे चुनाव की कीमत या तो मौत है या फिर फैंटम के रूप में एक नया जीवन, लेकिन तुम इसके लिए तैयार हो, मैं इसे तुम्हारी निगाहों में देख सकता हूं। एडेन ने ग्लारा को गौर से देखते हुए कहा, जो आत्मविश्वास से उसके सामने खड़ी थी। ग्लेरा ने एडेन के सामने खड़े होकर गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं एक राक्षस चुनने के लिए तैयार हूं। कोड डी का उपयोग करने से पहले यह आखिरी बाधा है ना? एडेन ने हाथ हिलाकर ग्लेरा को अपने पास बुलाया। हाँ, तुम सही हो। ऐसा लगता है कि तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारे मैट्रिक्स को देखते हुए मैंने तुम्हारे लिए 3 सबसे उपयुक्त राक्षसों को चुना है। तुम्हारा काम यह निर्धारित करना है कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कौन होगा। ग्लारा को बोलने का मौका न देते हुए एडेन ने आगे कहा, इन सभी श्वेत खतरा स्तर के राक्षसों की अपनी कमियां और ताकतें हैं, उनमें से प्रत्येक के खिलाफ आपको जीतने के लिए अद्वितीय रणनीति की आवश्यकता होगी, इसलिए ध्यान से सोचें कि आप किसे हरा सकते हैं या। एडेन कुछ देर के लिए रुका और ग्लारा को थोड़ी संकुचित आंखों से देखता रहा। या फिर जिसे भी तुम हराना चाहते हो, चुनाव तुम्हारा है। तुम अद्वितीय और मूल्यवान हो, लेकिन अगर तुम राक्षस को नहीं हरा सकते तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह व्यर्थ की उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें बचा लूंगा या ऐसा कुछ भी। ग्लारा ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं करने वाला था। मुझे पता है कि मैं या तो मर जाऊंगा या मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। भले ही राक्षस मुझे छोड़ देने का फैसला कर ले, कोड भी अपना काम करेगा। एडेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए, जिससे एक हल्की मुस्कान बन गई, जो अपने आप में एक दुर्लभ बात थी। अच्छा, अब चलो विकल्पों पर चलते हैं। क्लिक करें। एडेन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। वोश। उसी समय कमरे में अंधेरा हो गया और फर्श में लगे एक स्पॉटलाइट से राक्षसों के 3 विशाल, विस्तृत 3D होलोग्राम प्रकट हुए। ग्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने स्कूल और संस्थान में होलोग्राम देखे थे, लेकिन इस गुणवत्ता के नहीं और राक्षसों के नहीं। ग्लेडियस, सानो और नट्टा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, उन्होंने अपनी भौं भी नहीं हिलाई। पहला राक्षस 4 मीटर लंबा एक बड़ा प्राणी था, जिसकी पीठ पर कछुए की तरह एक मजबूत त्रिकोणीय खोल था। राक्षस की त्वचा मोटी और भूरे रंग की थी, जो विरल, चौड़ी सुरक्षात्मक प्लेटों से ढकी हुई थी। राक्षस के मुख्य हथियार उसके छोटे, तीखे पंजे और शक्तिशाली जबड़े वाले अगले पंजे थे। राक्षस की 2 छोटी आंखें थीं, जिनमें औसत दर्जे की दृष्टि थी। यह विशाल प्राणी 2 पिछले पैरों पर खड़ा था, जो घनी हड्डियों से युक्त तथा छोटे थे, जिससे राक्षस तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये ग्रे चोरो है। ये बहुत खतरनाक नहीं दिखता है, लेकिन इसके कवच को भेदने की कोशिश में कई फैंटम मारे गए हैं। और इसके शक्तिशाली जबड़े आपको आसानी से 2 टुकड़ों में काट देंगे, हालांकि वह निश्चित रूप से उन तीनों में सबसे मजबूत नहीं है। एडेन ने एक छोटा सा विवरण दिया। ग्रे चोरो, मैं समझ गई। मुझे बाकी राक्षस भी दिखने चाहिए। ग्लारा ने आत्मविश्वास से दाईं ओर मुड़ते हुए कहा, दूसरे राक्षस की ओर जो ग्रे चोरों से कहीं अधिक खतरनाक लग रहा था। दूसरा राक्षस मृत्यु के अंधेरे जंगल में उसके सबसे खतरनाक कोनों में पैदा हुए राक्षस जैसा था। ग्लारा के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और वह कांप उठी। रक्तपिपासा से भरी राक्षस की लाल आंखें उसकी आत्मा को भेदती प्रतीत हो रही थीं, हालांकि वह केवल एक होलोग्राम था। बीप बीप बीप। एडम और लियोना स्वसेवा चेकआउट काउंटर के सामने खड़े होकर स्कैनर के सामने किराने का सामान स्वाइप कर रहे थे। अगर उत्पाद पर बारकोड नहीं था, तो अंतर्निहित इशारा काम कर देता था, भोजन का वजन निर्धारित करता था और उसका मूल्य गणना करता था। साथ में वे 2 अनुभवी फैक्ट्री कर्मचारियों की तरह लग रहे थे। लियोना ने जल्दी से स्कैनर के सामने उत्पादों को पास किया और फिर उन्हें एडम को दे दिया, जिसने चतुराई से उन्हें निर्माण किट के टुकड़ों की तरह बैग में रख दिया। ये कुछ समय तक चलता रहा और अन्य आगंतुकों तथा कार्यरत कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित होने लगा, जो कौतूहल के साथ उनकी गतिविधियों को तथा उनके द्वारा उठाए जा रहे भोजन की मात्रा को देखने लगे। इससे कुछ लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी, का ध्यान आदम की ओर गया। निश्चित रूप से उन्होंने उसकी एनईपी नहीं देखी, लेकिन एडम ने डैमियन की तरह भेष बदलकर बाहर नहीं निकला। उसकी लोकप्रियता के स्तर को देखते हुए यह आवश्यक नहीं था, है न? खैर, फिर भी किसी ने उसे पहचान लिया। वे उसके पास नहीं गए क्योंकि वह अकेला नहीं था और काफी ध्यान से देख रहा था, जो थोड़ा डराने वाला था, लेकिन उनकी निगाहें चुंबक की तरह उस पर टिकी हुई थीं। वाह, लगता है मेरा बेटा हाल ही में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है न? लियोना ने आश्चर्य से चारों ओर देखते हुए कहा। इससे उसे अपने हाथ हिलाने और किराने का सामान देखने से रोकने में कोई मदद नहीं मिली।
एडम ने कंधे उचका दिए, ऐसा लग रहा था कि वह जहां भी हो, कभी कभी लोगों की नज़रें अपनी ओर देखने का आदी हो चुका है। हाँ, शायद तुम सही हो, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी ऐसा करने की इच्छा की है। मैं इसे फैंटम कार्य का एक साइड इफेक्ट कहूँगा। यदि आप सफलतापूर्वक मिशन पूरा करते हैं और जीवित रहते हैं, तो अंततः लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। एडम ने नमकीन कारमेल के जार को बैग में फेंकने से पहले जल्दी से समझाया, यह आखिरी था। फिर एडम ने अपना हाथ हिलाकर ड्रोन को संकेत दिया कि वे उनका पीछा करें और अपनी खरीदारी ले जाएं। बेशक एडम बिना किसी प्रयास के कई सौ गुना वजन उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत था, लेकिन ये बहुत असुविधाजनक होगा। लियोना ने सिर हिलाया और एडम के पीछे चली गई और स्क्रीन पर एक आखिरी नज़र डाली, जहां एडम ने अभी अभी भुगतान की गई राशि दिखाई दे रही थी। 1273 क्रेडिट। अरे, ये हमारे घर के किराए से थोड़ा ज़्यादा है। और एडम ने बिना किसी आपत्ति के भुगतान कर दिया। हालांकि ये देखते हुए कि उसने उपहारों पर कितना पैसा खर्च किया, यह आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन यह अभी भी थोड़ा असामान्य है। लियोना ने पीछे मुड़कर एडम की पीठ की ओर देखने से पहले मन ही मन कुछ बुदबुदाया। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है कि एडम एक फैंटम बन गया। ये नौकरी उसके लिए उपयुक्त है, लेकिन क्या वह दिन आएगा जब मुझे इस बात का पछतावा होगा कि मेरे बेटे को सुपरपावर मिल गई है? लियोना की निगाहें गहरी और गहरी होती गईं। कुछ सेकंड के बाद उसने बैग के नीचे कुछ कपकेक देखे जो उन्होंने लियोना के सुझाव पर लिए थे। हाँ, अभी इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरकार हमारे लिए एक पारिवारिक डिनर और मिठाई इंतज़ार कर रही है। ... उसी समय ग्लेरा भी विचार कर रही थी, लेकिन उसे भोजन या मिठाई की चिंता नहीं थी, बल्कि एक होलोग्राम के रूप में उसके सामने तैरते दूसरे राक्षस के भयानक दृश्य की चिंता थी। राक्षस का शरीर लंबा, पतला और सुडौल था, सांप और छिपकली के बीच का कुछ, लेकिन समानता केवल शरीर की संरचना में थी। राक्षस के शरीर पर कोई शल्क या चिकनी सुरक्षात्मक प्लेट नहीं थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर सूखे कांटों से ढका हुआ था, जैसे कि उसे कष्ट देकर शाखाओं से निकाला गया हो। कांटे एक दूसरे में गुथे हुए थे, जो एक मजबूत और अभेद्य कवच का निर्माण कर रहे थे, जिसके पीछे केवल अंधकार छिपा हुआ था। राक्षस के हथियार टेढ़े मेढ़े पेड़ की शाखाओं के आकार के छोटे, घुमावदार पंजे थे। कांटों के पीछे छिपे अंधेरे के बीच सिर के पास दो लाल आंखें दिखाई दे रही थीं। ये शैडो ऑफ द वुड्स है। ये खतरनाक लग रहा है, मैं समझता हूँ, लेकिन वास्तव में गति और खतरनाक उपस्थिति के अलावा इस राक्षस के पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिरकार ये केवल एक सफ़ेद खतरा स्तर है, बस एक कमतर प्राणी है। एडेन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। उसकी आवाज़ अहंकार और ताकत से भरी थी। इसके अलावा उन तीनों में से शैडो ऑफ द वुड्स की रक्षा सबसे कमज़ोर है। इसके स्पाइक्स ऊर्जा से भरे हुए हैं, लेकिन वे इसे शक्तिशाली हमले से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। ग्लारा ने घुटन भरी सांस ली। एडेन के शब्दों के बावजूद वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वह देख सकती थी कि शैडो के पंजे उसके मांस को कैसे चीर रहे थे और उसके कांटे उसके शरीर में गड़ रहे थे। ठीक है, भले ही आप ऐसा कहें, मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। छाया डरावनी लगती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं अपने हथियार सेट के साथ इसे कैसे हरा सकता हूँ। मेरी ढाल उन सैकड़ों स्पाइक्स के खिलाफ बेकार होगी जो मुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। एडेन ने सिर हिलाया और अपना हाथ थोड़ा सा घुमाया, जिससे ग्लारा की नज़र तीसरे और अंतिम राक्षस पर गई। ग्लेरा की प्रतिक्रिया सुनकर ग्लेडियस मुस्कुराया। किसी ने यह नहीं देखा क्योंकि वह कमरे के कोने में खड़ा था, पूरी तरह से छाया से छिपा हुआ था। उसकी प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि वह जानता था कि शैडो ऑफ द वुड्स एडेन का एक जाल था। अगर ग्लेरा को यह एहसास नहीं होता कि उसके द्वारा चुने गए हथियार की वजह से वह इस राक्षस के खिलाफ नहीं टिक सकती, तो एडेन उसे असफल मान लेता और उसे खुद को साबित किए बिना ही प्रशिक्षण के लिए भेज देता। निश्चित रूप से उस स्थिति में वह शायद एक दुर्लभ अवसर खो देगा, लेकिन एक जीवित ग्लारा एक मृत ग्लारा से अधिक उपयोगी था। क्या वह उसे कोई सुराग दे सकता था? हाँ, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे अच्छी प्रवृत्ति और अंतर्ज्ञान की जरूरत थी, न कि ताकतवर लोगों के संकेतों की। ग्लारा ने सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगी। तीसरा राक्षस ग्रेचोरो जितना नीरस नहीं था और शैडो ऑफ द वुड्स जितना डरावना भी नहीं था। यह एक काला भेड़िया था जिसके पंजे और गर्दन पर ऊर्जा के लाल छल्ले थे। इसके दो नुकीले कान, लंबा मुंह और खड़ी पुतलियों वाली दो आंखें थीं। ऐसा लग रहा था कि यदि इसमें ऊर्जा के छल्ले न होते तो ये साधारण भेड़ियों से अलग नहीं होता, लेकिन एक बात थी जो उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती थी। राक्षस की छाती में एक विशाल गोल क्रिस्टल था, जो एक कोर की तरह था, जो उसके पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रहा था। यह इस राक्षस की एक विशेष विशेषता थी और इसका एसेंस टाइप से कोई लेना देना नहीं था, जो कलाकृति को अवशोषित करने के बाद पहली बार में कुछ ऐसा ही महसूस कर सकता था। भेड़िए के लाल पंजे और उसकी लंबी गंदी पूंछ को देखकर ग्लेरा की आंखें चौड़ी हो गईं, जो सख्त और बिल्कुल भी फूली हुई नहीं थी।
ये रेडकोर वुल्फ है, वह साधारण दिखता है, मुझे एहसास है, लेकिन मैं कहूँगा कि उन तीनों में से वह सबसे मजबूत है। ताकत में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कुछ प्रतिशत है, लेकिन यह एक तथ्य है। उसकी रक्षा, गति और हमला कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सभी आंकड़े औसत से ऊपर हैं जो उसे एक महान फाइटर बनाता है। एडेन ने राक्षस की छाती में लगे लाल क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहा। ये क्रिस्टल उसकी मुख्य ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर एडेन ने अपनी कुर्सी पर बगल की ओर मुड़ते हुए अपना हाथ हिलाया। मैं आपको निर्णय लेने के लिए 5 मिनट देता हूँ। ग्लारा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वह केवल रेडकोर वुल्फ को उत्सुकता से देखती रही। वह पहले से ही जानती थी कि फैंटम ने पहले राक्षस को मारने से ही क्षमताएं प्राप्त की थीं, और उसने देखा कि कैसे वह रेडकोर वुल्फ को हरा सकती है और बच सकती है, कैसे वह अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ा सकती है। मत करो, 5 मिनट बहुत लंबा समय है। मैंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है, ग्लारा ने रेडकोर वुल्फ की ओर इशारा करते हुए आत्मविश्वास से कहा। रेडकोर वुल्फ, ग्लारा, क्या तुम्हें यकीन है? नट्टा ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। सानो ने सिर हिलाया। मैं उससे सहमत हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पुनर्विचार करता। रेडकोर वुल्फ उन सभी में सबसे मजबूत है, वह सबसे अधिक संरक्षित या सबसे तेज नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके आंकड़े औसत से ऊपर हैं, आप बस अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होंगे। इससे पहले कि वे ग्लारा का उत्तर सुन पाते, उन्हें अपने पीछे एक धमकी भरा आभास महसूस हुआ, मानो अंधेरे से पैदा हुई कोई छाया उनकी आत्माओं के लिए आ गई हो। नल ग्लेडियस के भारी हाथ उनके छोटे कंधों पर पड़े, जिससे उनके शरीर में सिहरन पैदा हो गई और रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अरे, जो व्यक्ति पहले ही अपना मन बना चुका है, उस पर संदेह करना ठीक नहीं है न? डर से दांत किटकिटाते हुए सानो और नट्टा ने एक साथ सिर हिलाया। जरूर, मैं हमारी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। ग्लारा ने भौहें उठाईं, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानो और नट्टा की ऐसी अजीब प्रतिक्रिया क्यों हुई। तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरा मतलब है, मैंने एक राक्षस चुना है ना? ग्लारा ने एडेन की ओर देखते हुए अनिश्चितता से पूछा। एडेन ने कोट वाला काला केस ग्लेडियस की ओर उछालने से पहले शांतिपूर्वक सिर हिलाया। क्लच, सानो और नट्टा के सिरों के बीच से आगे बढ़कर ग्लेडियस ने आत्मविश्वास के साथ केस को पकड़ लिया और बाहर की ओर बढ़ गया। हाँ, ग्लेडियस का अनुसरण करो। तुम उसी हॉल में लड़ोगे जहां हम पहले थे। ग्लेडियस तुम्हें सब कुछ समझा देगा और रेडकोर वुल्फ जल्द ही यहां आ जाएगा। ग्लेरा ने गहरी सांस ली और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ एडेन, सानो और नट्टा ही बचे थे। ग्लेडियस के चले जाने पर लड़कियां राहत की सांस ले रही थीं, फिर उन्होंने एडेन की तरफ देखा, उन्हें उससे कोई परेशानी या खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन, सानो, नट्टा, इधर आओ, एडेन ने शांति से कहा, उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं सुनाई दे रहा था। हालांकि, सानो और नट्टा को सहज ही महसूस हुआ कि उन्हें एडेन से कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उसकी आज्ञा मानी और सावधानी से उसके पास पहुंचे। यदि आप फिर से बिना अनुमति के अपना मुंह खोलने की हिम्मत करते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, तो एडेन ने उनकी ओर देखा। नहीं, मैं आपको नहीं मारूंगा। मैं बिना एनेस्थीसिया के आपकी जीभ को उखाड़ दूंगा, और आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि मुझे आप पर दया करने और आपको ठीक करने का फैसला करने में बहुत समय लगेगा। सानो और नट्टा ने केवल गला साफ किया। ऐसी चेतावनी के बाद वे बात करने को तैयार नहीं थे। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा था। ठीक है, देखते हैं वह कैसा करती है, एडेन ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं देखना चाहती थी कि यह कैसा दिखेगा, लेकिन ये तो किराने के सामान का पूरा पहाड़ है। लियोना ने मेज की ओर देखते हुए बुदबुदाया, जहां उन्होंने अपनी खरीदी हुई सभी चीजें रखी थीं। एडम हॉल में सोफे पर आराम से बैठा हुआ थोड़ा मुस्कुराया। गैरी और ट्रिसी अभी भी दूसरी मंजिल पर अपने काम में व्यस्त थे, जो कि अच्छा था, क्योंकि एडम और लियोना अपना समय ले सकते थे। हम कहाँ से शुरू करें? क्या हम अभी लजानिया बनाने जा रहे हैं? एडम ने थोड़ी देर बाद पूछा, जब उसने देखा कि लियोना ने जल्दी से फ्रिज में किराने का सामान व्यवस्थित किया और उसे पूरा भर दिया। कुछ सेकंड सोचने के बाद लियोना ने अपना सिर हिलाया। तुमने और मैंने अच्छा काम किया है, इसलिए हमें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। क्यों न हम वह महंगी चाय और कपकेक आजमाएं जो हमने खरीदी थी? लियोना ने सुझाव दिया। उसने एक धातु का सिलेंडर दिखाया जिसमें काली चाय की पत्तियां थीं। एडम ने सिर हिलाया, उसे मिठाई से शुरुआत करने का विचार पसंद आया। आखिरकार, हर कोई थोड़ी मिठास का स्वाद लेना पसंद करता है। कुछ कदम आगे बढ़कर एडम ने सिलेंडर लिया और क्रैकल, उसने धातु का ढक्कन खोला जो कसकर बंद था। क्रैकल, जैसे ही कई विशाल ड्रोन उड़कर अंदर आए, यांत्रिक दरवाजे खुल गए, जिनके अंदर रेडकोर वुल्फ नामक एक विशाल पिंजरा था। एडेन ने राक्षस को किसी भी तरह से कमजोर या घायल नहीं किया, क्योंकि ग्लारा उस स्थिति में नेचुरल फैंटम नहीं बन सकती थी।
राक्षस के कमज़ोर होने पर उसने पहले भी लाना टियाटेस के साथ ऐसा ही प्रयोग किया था, लेकिन वह एक अलग कहानी थी। रेडकोर वुल्फ ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह असंभव है। सुरक्षात्मक कांच की दीवारें बहुत मजबूत थीं, रेडकोर वुल्फ उस पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सकता था, भले ही उसके पंजे तेज थे। क्रैकल, ड्रोनों ने रेडकोर वुल्फ के पिंजरे को नीचे गिरा दिया, जो एक उपहार बॉक्स की तरह था, जो टूटकर गिर गया, जिससे राक्षस मुक्त हो गया। रेडकोर वुल्फ ने ग्लारा की तरफ देखा, जो उसकी प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन ग्लेडियस के बगल में होने के कारण उसने हमला नहीं किया। उसके खिलाफ रेडकोर वुल्फ के पास ग्लारा के सामने चींटी जितनी ही संभावनाएं थीं। ग्लेडियस ने हाथ हिलाकर केस ग्लारा को सौंप दिया। जब तुम तैयार हो जाओ तो केस खोलो और कोड डी को सीधे अपनी गर्दन में घुसा लो। शुभकामनाएं। ग्लेडियस ने ऊंची छलांग लगाने से पहले एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। वह एडेन के सामने आ गया, जो अवलोकन डेक पर खड़ा था। नट्टा और सानो उसके बगल में थे, साथ ही शाइनी भी। स्पार्क सीकर की जरूरत एडेन को ग्लारा के आंतरिक स्थान में होने वाले बदलावों पर नजर रखने के लिए थी। अजीब बात यह थी कि नट्टा और सानो के बगल में 2 बड़े काले बक्से थे जिनका उद्देश्य अज्ञात था। ठीक है, मैं लड़ाई की तैयारी के लिए 1 मिनट ले सकती हूँ, है न? ग्लारा ने काले केस पर एक नज़र डालते हुए कहा। आह, क्या खुशबू है। एडम ने गर्म चाय से भरे कप की ओर देखते हुए प्रसन्नता से कहा। लियोना ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूँ, लेकिन कपकेक के बिना यह वैसा नहीं है। लियोना ने कुछ कपकेक निकालते हुए कहा। हालांकि उसने तुरंत उन्हें नहीं खाया। इसके बजाय लियोना ने रेफ्रिजरेटर से शराब की एक बोतल निकाली, साथ ही एक पाक स्टील सिरिंज भी। एडम ने भौं उठाए। तुम क्या करने जा रहे हो? एडम ने असमंजस में पूछा। लियोना के होठों के कोने ऊपर उठ गए। इसकी चिंता मत करो, मैं बस उनके स्वाद को थोड़ा बेहतर बनाना चाहती हूँ। आमतौर पर आपको तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि सब कुछ ठीक से भिगो न जाए, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। लियोना ने क्रीम लिकर से सिरिंज भरते हुए कहा। फिर बिना कोई सवाल किए उसने सिरिंज को कपकेक में डाल दिया। क्रैकल, मोटी सुई ग्लारा की गर्दन में घुस गई, जिससे उसका चेहरा भयंकर दर्द से विकृत हो गया। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुई इतनी तेज और मोटी होगी। अजीब बात यह है कि उसने अपनी गर्दन में सुई खुद ही चुभोई। यह उसका निर्णय था, जिसके परिणाम उसे भुगतने थे। उछाल। स्टील आवरण से चमकीला नीला तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकलने लगा, जो सुई से होकर ग्लारा के शरीर में समा गया। हर बीतते सेकंड के साथ दर्द और भी बढ़ गया। ग्लेरा की आंखें चौड़ी हो गईं, खून से भर गईं, और उसकी नसें फूल गईं मानो वे फटने को तैयार हों। उसका शरीर कांप उठा, संकट से निपटने और विदेशी तरल पदार्थ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोड डी के काम करने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब सिरिंज पूरी तरह से खाली हो गई तो ग्लारा ने उसे काले केस के साथ एक तरफ फेंक दिया और गहरी सांस ली। उसी समय एडेन ने शाइनी को उसकी पूंछ से पकड़ लिया और ग्लास क्रिस्टल के माध्यम से ग्लारा को गौर से देखने लगा, जिससे स्पार्क का पता चल सकता था। अभी भी बहुत जल्दी थी, इसलिए एडेन केवल घना अंधकार, ग्लारा का आंतरिक स्थान ही देख पा रहा था, लेकिन कुछ उसे भ्रमित कर रहा था। क्या ये सिर्फ मुझे ही लगता है या फिर अंधेरा और भी गहरा हो गया है? तो उसका आंतरिक स्थान उसके शरीर में होने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। लेकिन इसका क्या परिणाम हो सकता है? एडेन ने सोचा। क्रैकल, ग्लारा ने अपना हाथ घुमाया और चतुराई से अपनी बेल्ट से प्लाज्मा शॉटगन निकाली तथा अपने शिकार के रूप में रेडकोर वुल्फ को गौर से देखने लगी। रेडकोर वुल्फ ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि अब वह अंततः लड़ाई शुरू कर सकता है और उसे स्वतंत्रता का मौका मिल सकता है। अरे एडम, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ, या आज तुम थोड़े उदास दिख रहे हो? लियोना ने फ्लेवर्ड चाय का एक घूंट लेते हुए पूछा। उसके सामने आधा खाया हुआ कपकेक पड़ा था और लियोना की भूख मिटाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं इस लड़की से कल मिला था। वह फैंटम की छोटी बहन है, जिसकी मृत्यु उसी मिशन पर हुई थी जिस पर मैं था। यह मेरा निर्णय था, लेकिन मैं अभी भी उस मुलाकात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। लियोना ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एडम को ध्यान से देखा। वह चाय पीती रही, इंतजार करती रही कि वह उसे सब कुछ बता दे। उसे जोर देने की जरूरत नहीं थी। मेरा मतलब है, उसे कैसा लग रहा है? वह आगे क्या करेगी? उसका बड़ा भाई एक भूत था जो उसके परिवार की उम्मीद और रक्षक था, लेकिन अब उसके पास बस यादें और अंतिम संस्कार में आने की प्रतिबद्धता है। एडम ने अपने हाथ फैलाए, जैसे कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी स्थिति को कैसे संभाल सकता है। लियोना ने गहरी सहमति में सिर हिलाया, कप एक तरफ रख दिया और एडम की ओर देखा। एडम, तुमने वह सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे और उससे भी ज्यादा। मुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ और उस आदमी के साथ क्या हुआ, लैरो। मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे बचा सकते तो ज़रूर बचाते, लेकिन
ये तुम्हारे हाथ से बाहर है। फिर लियोना खड़ी हुई और रसोई घर की ओर चली गई। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम कुछ समय बाद उससे मिल सकती हो, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय तुम मेरी लसगना बनाने में मदद क्यों नहीं कर सकती? लियोना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पलट कर देखा। एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिरकार आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे परिवार के लिए समय निकालना चाहता था। एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर रेफ्रिजरेटर के पास जाकर ग्राउंड मीट का एक पैकेट निकाला। सबसे पहले वे मांस को भूनने वाले थे ताकि वे उसे टमाटर के पेस्ट और मसालों के साथ मिला सकें, जिससे लाल सॉस तैयार हो सके, जो लजानिया का एक प्रमुख घटक है। कुछ देर तक पिसे हुए मांस को घूरते हुए एडम ने एक पल के लिए सोचा, अतीत की घटनाओं को याद करते हुए। यह एक अच्छी कंपनी का मांस है जो अपनी गुणवत्ता पर ध्यान देती है और इसकी कीमत भी उचित है। लेकिन अगर मैं इस बीफ की जगह कोई मॉन्स्टर मीट ले लूं तो क्या होगा? रेड फेस्ट में लजानिया कैसा होगा? एडम को अच्छी तरह याद था कि थंडर डेमन और अन्य राक्षसों का स्वाद कैसा होता था और इससे उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सिल्वाना ने कहा कि के दो फैंटम्स जिन इलाकों में शिकार करते हैं वे उन इलाकों से अलग हैं जहां मैं पहले गया हूं। ऐसा नहीं है कि वे ज़्यादा मुश्किल या खतरनाक हैं, ये तो जाहिर है, लेकिन वे गढ़ से बहुत दूर हैं। एडम ने सोचा, लियोना की ओर मुड़ते हुए अपने हाथ की एक त्वरित लहर के साथ जमीन के मांस को खोला। इस समय लियोना ने एक फ्राइंग पैन और जैतून का तेल की एक बोतल निकाली। क्षेत्र अब गढ़ से दूर जाने वाले केवल छल्ले नहीं होंगे, वे जितने दूर होंगे उतने ही कठिन होते जाएंगे। वे इतने दूर हैं कि विशिष्ट क्षेत्र बन सकते हैं जहां किसी मजबूत व्यक्ति के बगल में कोई कमजोर लेकिन छुपकर रह सकता है। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जानवर भी उसी तरह काम करते थे जैसे जंगली जानवर करते हैं। बेशक सबसे कीमती चीजें सबसे ताकतवर लोगों के पास जाती थीं, लेकिन जिन लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, वे अपने आवास में बैठकर भी मानवता के लिए उपयोगी हो सकते थे। ये क्षेत्र बहुत अधिक विविध है क्योंकि इनका क्षेत्र K0 और K1 फैंटम के क्षेत्रों से बहुत बड़ा है। K2 फैंटम K0 और K1 से छोटा है। एडम ने गर्म पैन में पिसा हुआ मांस फेंकते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उछाल! गरम तेल की एक बड़ी बूंद तवे से उछलकर सीधे लियोन के चेहरे पर जा गिरी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एडम ने एक ही बार में सारा पिसा हुआ मांस बाहर फेंक दिया था। वूश! इससे पहले कि बूंद अपने लक्ष्य तक पहुंच पाती, एडम का हाथ लियोना के सामने आ गया और उसने बूंद को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ओह, ये प्रभावशाली है। मैंने तेल के छींटे बहुत देर से देखे। क्या आपको गर्मी नहीं लग रही है? लियोना ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। एक माँ के रूप में उसे बहुत पहले से ही इस बात की आदत थी कि कभी कभी तेल उसकी त्वचा पर लग जाता था और उसे जलन होती थी। ये खाना पकाने की प्रक्रिया का हिस्सा था जिसे वह टालने की कोशिश नहीं करती थी। नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लियोना ने फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़ते हुए और मांस को हिलाते हुए गहरी सहमति जताई। अच्छा, उस मामले में चलो इसे शुरू करते हैं। जो लोग अनुभवहीन हैं वे खाना पकाने की तुलना जंगली जानवर को वश में करने से करते हैं। आप कभी नहीं जानते कि इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। लाल नुकीले पंजों से स्टील के फर्श को खुरचते हुए चिंगारियां उड़ीं। रेडकोर वुल्फ ने अपने पंजे तेज कर लिए ताकि एक सटीक हमले से अपने लक्ष्य को चीर सके। ऐसा लग रहा था कि रेडकोर वुल्फ को लड़ने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए, फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं। एडेन मुख्य रूप से शामिल था क्योंकि मॉर्टन वेधशाला का हर राक्षस जानता था कि यहाँ कई नियम हैं और उनमें से हर एक बिना किसी अपवाद के काम करता था। अगर रेडकोर वुल्फ ग्लारा को हरा देता है तो उसे डेडलैंड्स में वापस भेज दिया जाएगा और लंबे समय तक उसका शिकार नहीं किया जाएगा। अगर वह जीत जाता है तो रेडकोर वुल्फ ग्लारा के साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसे खा भी सकता है, क्योंकि अगर वह हार जाती है तो वह एडेन के लिए अपना सारा मूल्य खो देती है। क्या ग्लेरा को यह पता था? नहीं, लेकिन उसे इस जगह के सभी नियमों को जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही अच्छी तरह से समझती थी कि एडेन हैन किस तरह का व्यक्ति है, कम से कम असफलता के प्रति उसका रवैया कैसा है। खैर, मेरे पास केवल 5 मिनट हैं, ग्लारा ने अपने हाथों की ओर देखते हुए कहा। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त थीं और उसकी नसें बहुत सूजी हुई थीं और सक्रिय रूप से कांप रही थीं। ग्लारा के शरीर में अब जितने भी संसाधन थे वे कोड्डी द्वारा भड़काए गए नरक की भट्टी में जलाए जा रहे थे। मैं समझ गई, तो यही है जिसके बारे में एडेन बात कर रहा था। ग्लारा ने सोचा और अपने भीतर एक महान शक्ति का अनुभव किया। तीव्र दर्द के गुजर जाने के बाद ग्लेरा की दृष्टि तेज हो गई, उसका शरीर हल्का हो गया और वह तेजी से सोचने लगी। एक साधारण इंसान के लिए इसे समझना मुश्किल था, लेकिन ग्लारा को ये सोचने में कुछ सेकंड नहीं लगे कि वह कैसे हमला करेगी या उसकी कार्ययोजना क्या होगी। ये सभी प्रक्रियाएं तेजी से हुई ताकि वह युद्ध की गर्मी में किसी भी खतरे पर प्रतिक्रिया कर सके।
लेकिन ग्लेरा ने भारी भौहें सिकोड़ते हुए रेडकोर वुल्फ को गौर से देखा। मेरे विपरीत उसमें ये सब जन्म से ही है। एक राक्षस की तुलना में मैं एक साधारण इंसान हूँ, वास्तव में एक छोटा प्राणी। इसके अलावा अगर वह चाहे तो वह लड़ाई को लंबा खींच सकता है और इस तरह जीत सकता है। ग्लारा के विचार सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे। रेडकोर वुल्फ उससे लड़ने और उसे मारने वाला था, लेकिन यदि किसी कारणवश वह गंभीर रूप से हारने वाला था तो उसे भागने से कोई नहीं रोक सकता था। ग्लारा के हमलों से 5 मिनट तक बचने से रेडकोर वुल्फ थकेगा भी नहीं, लेकिन ग्लारा के लिए यह मौत की सजा होगी। जो भी हो, मैंने संदेह से लड़ने में पहले ही कुछ सेकंड बर्बाद कर दिए हैं, अब कुछ करने का समय है। ग्लारा ने अपनी बाईं बांह को घुमाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसी क्षण उसने अपनी हथेली सीधी की, ढाल को अपने हाथ से एक प्रक्षेप्य की तरह उड़ने दिया। किनारों पर लगे ब्लेड घूमने लगे, ढाल को प्लाज्मा डिस्क में बदल दिया जो सीधे रेडकोर वुल्फ पर निशाना साध रही थी। ग्लेडियस मुस्कुराया। यह कोई बुरी शुरुआत नहीं थी, लेकिन रेडकोर वुल्फ को अपना प्रतिद्वंद्वी चुनना एक गलती थी। ग्लेडियस ने राक्षस की ओर देखा। वह बहुत होशियार है, मुझे यकीन है कि उसने पहले से ही कुछ तैयार कर रखा होगा, क्योंकि उसे पता है कि आज उससे मुकाबला होगा। घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लंबा लकड़ी का चम्मच गोलाकार घूमता था, जिससे सफ़ेद सॉस के लिए धीमी गति से घुमाव पैदा होता था, जो हर सेकंड के साथ गाढ़ा होता जा रहा था। लियोना मुस्कुराए और अपने काम को लेकर उसकी आंखों में हल्की खुशी चमक उठी। सफ़ेद सॉस लगभग तैयार हो चुका था, मीट को कुछ और मिनट की ज़रूरत थी। धीरे धीरे वे सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आगे बढ़ सकते थे, बेकिंग डिश में लजानिया शीट्स को रखना। एडम तुरंत ही यह काम शुरू करने वाला था, लेकिन उसे लियोना ने रोक दिया। अरे, तुम चाहते थे कि लजानिया में जितना संभव हो सके उतना पनीर हो, है ना? लियोना ने मुस्कुराते हुए एडम को उसकी महंगी और आवेगपूर्ण खरीद की याद दिलाई, हालांकि यह सामान्य तौर पर स्टो की उनकी यात्रा के बारे में कहा जा सकता है। एडम ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। लियोना ने रसोई घर के कोने में एक कैबिनेट की ओर इशारा किया। यहाँ, उस कद्दूकस को ले लो और जितना हो सके उतना पनीर कद्दूकस कर लो। मुझे यकीन है कि यह फैंटम के लिए कोई समस्या नहीं होगी, है ना? एडम ने एक तरफ देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे याद आया कि उसने कितना पनीर खरीदा था। बेशक ये सब एक डिश में फिट नहीं होगा और इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके लिए एक कठिन काम इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम सही हो। एडम ने सिर हिलाया, उसकी आवाज़ में थोड़ी अनिश्चितता साफ झलक रही थी। उसने कद्दूकस उठाया, फ्रिज से पनीर निकाला और उसे कद्दूकस करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। उसने ये काम न तो बहुत तेज किया और न ही बहुत धीरे, एक स्थिर गति से। करीब 3 मिनट बाद एडम ने अपने हाथ में रखे पनीर के टुकड़े को देखा। हाँ, ये निश्चित रूप से छोटा हो गया था और बोर्ड पर पहले से ही कसा हुआ पनीर का एक छोटा सा पहाड़ था, लेकिन एडम को लगा कि यह लंबे समय तक चल सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि तुम ये सब एक साथ कर सकते हो, है ना? मुझे धैर्य रखना होगा। हालांकि ये दिनचर्या मुझे शांत करने और अपने विचारों को इकट्ठा करने में मदद कर सकती है। एडम ने अपने काम पर वापस लौटते हुए कहा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर तक एडम ने अपने आसपास की किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लियोना ने उससे कई बार कुछ पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। लियोना ने कमज़ोर मुस्कान के साथ अपना हाथ बगल में रखते हुए एक लकड़ी का चम्मच पकड़ा, जिसके सिरे से मोटी सफ़ेद सॉस टपक रही थी। मुझे लगता है कि मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को सोच समझकर पनीर पीसते हुए देखकर मुझे इतनी शांति और गर्मजोशी महसूस होगी। घरघराहट, घरघराहट, घरघराहट। प्रत्येक हलचल के साथ पनीर दर्जनों टुकड़ों में बंट गया और पहाड़ की चोटी पर गिरने लगा, जो और भी बड़ा होता गया। डॉट डॉट डॉट। रो। जहाँ एक स्थान पर शांति और सन्नाटा था, वहीं दूसरी जगह पर अपने जीवन के लिए लड़ने को तैयार राक्षस की भयंकर दहाड़ सुनाई दे रही थी। रेडकोर वुल्फ ने अपना दाहिना पंजा उठाया, उसके पंजे ऊर्जा से भर गए और अधिक मजबूत तथा तीखे हो गए। रेडकोर वुल्फ का लक्ष्य सरल था, वह अपनी ओर उड़ती ढाल को नष्ट करना चाहता था। ये ग्लारा के 2 हथियारों में से एक था और उसका एकमात्र बचाव था, इसलिए ये योजना समझ में आती थी। हुश! अचानक से अपने पंजे को ढाल पर नीचे लाते हुए लाल पंजे तेजी से घूमती ढाल से टकराए, जो एक सीधी दिशा में और पर्याप्त बल के साथ फेंकी गई थी। अपनी सामान्य अवस्था में ग्लारा मुश्किल से ही ढाल को ठीक से फेंक पाती थी, इतनी गति प्राप्त करना तो दूर की बात थी, लेकिन कोड्डी अपना काम कर रहा था, यद्यपि बहुत अधिक कीमत पर। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। लाल पंजों से चिंगारियां उड़ीं, जो प्लाज्मा ढाल को काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल ढाल एक तरफ उड़ गई, आधी नज़दीकी दीवार में धंस गई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, आवरण पर सिर्फ कुछ खरोंचें रह गईं, लेकिन रेडकोर वुल्फ बस इतना ही कर पाया। RRRGT। रेडकोर वुल्फ ने चिढ़कर गुर्राते हुए अपने पंजों पर नजर डाली, उनमें से एक सबसे बाहरी क्षतिग्रस्त था।
उसका एक टुकड़ा उड़ गया, बहुत छोटा, लगभग एक नाखून के आकार का, लेकिन यह वह नहीं था जिस पर रेडकोर वुल्फ भरोसा कर रहा था। ग्लारा की ओर ध्यान देने से पहले एडेन ने रेडकोर वुल्फ पर एक त्वरित नज़र डाली। बुरा नहीं था, उसने मेरे दिए हथियार पर पूरा भरोसा किया। आखिरकार वे सभी हथियार रेफेसा ने ही बनाए थे। उसके सिर में झुग्गियों से भी ज्यादा तिलचिट्टे हैं, लेकिन तकनीक के मामले में वह असली रानी है। एडेन ने सोचा, अपनी नज़र सानो और नट्टा पर घुमाई जो चुपचाप उसके बगल में पहरेदारों की तरह खड़े थे। हालांकि वे अपनी खुशी नहीं छिपा पाए क्योंकि वे चाहते थे कि ग्लेरा जीत जाए और उन्हें चिंता थी कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। एक्सोस्केलेटन और फाल्स नेक्सस के विपरीत इस हथियार के निर्माण में कोई जीन या राक्षस भाग शामिल नहीं थे। ये शुद्ध धातु, विद्युत सर्किट, जटिल ब्लूप्रिंट और उच्च तकनीक है। एडेन ने आगे कहा, यह वह शिखर है जिस तक राक्षस के जीन या ऊर्जा को प्रभावित किए बिना पहुंचा जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राक्षस को मारने के बाद प्रारंभिक जीन स्पार्क को प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त अच्छी स्थिति में होगा और व्यक्ति प्रेत बन जाएगा। रररगग है। रेडकोर वुल्फ ने एक बार फिर गुर्राहट की और फिर अचानक अपना सिर घुमाया और दीवार में लगी ढाल को देखा। उसके चेहरे पर एक कपटी मुस्कान उभरी, जिससे उसके लंबे नुकीले दांत और शक्तिशाली दांत दिखने लगे। वह इस ढाल को नष्ट करने में असमर्थ था, लेकिन वह ग्लारा को दीवार से अपनी ढाल हटाने से रोक सकता था। इस प्रकार उसके पास बिना किसी बचाव के केवल उसकी बंदूक बची थी। टपक टपक टपक, रेडकोर वुल्फ के जबड़े से लार टपक रही थी। जब वह ग्लारा को शिकारी नज़रों से देख रहा था, उसे पहले से ही अपनी आसन जीत का अनुमान था। लेकिन जवाब में उसे ग्लारा की आंखों में डर नहीं दिखा। वह कांप नहीं रही थी या घबरा नहीं रही थी। इसके विपरीत उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट थी, मानो यह उसकी योजना का हिस्सा था। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने से पहले उन्होंने मुझे मेरे हथियारों के बारे में सब कुछ समझाया। मेरे पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफ़ी होता है। ग्लारा ने अपना बायां हाथ घुमाते हुए और जल्दी से अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। स्नैप से निकली ध्वनि तरंग, जो मानवीय आंखों के लिए अदृश्य थी, तेजी से ढाल तक पहुंची, जिससे वह कांपने लगी और घूमने लगी, दीवार से बाहर निकली और सीधे ग्लारा की ओर बढ़ी। वोश! एक ही पल में ढाल उसके हाथ में अपने मूल स्थान पर आ गई। कदम! ग्लारा ने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए रेडकोर वुल्फ की ओर देखा, हालांकि राक्षस उससे बड़ा था। ठीक है, मेरे पास अभी भी 4 मिनट बचे हैं, इसलिए अगर मैं मरना नहीं चाहता तो मुझे जल्दी करनी चाहिए, है ना? यार, इसमें तो मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक समय लग गया। एडम ने अपने सामने पड़े कसा हुआ पनीर के पहाड़ को देखते हुए बुदबुदाया। अगर इतना काम कोई सामान्य व्यक्ति इतने कम समय में कर लेता तो उसके हाथ सुन्न हो जाते। एडम औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर था, फिर भी उसे अपनी कलाइयों में हल्की जलन महसूस हुई। हाँ, मुझे ऐसा करने में 1 घंटा लग जाता। तुमने इसे 10 मिनट से भी कम समय में कर दिया, लियोना ने कहा, मांस के पैन को स्टोव से हटाते हुए क्योंकि यह पहले से ही पकाया गया था और साथ ही सफ़ेद सॉस भी। फिर लियोना ने एक बड़ी कांच की बेकिंग डिश निकाली और उसमें से लजानिया शीट निकाली, जिसके बिना लजानिया बनाना असंभव होता। अब समय आ गया है कि सब कुछ एक साथ रखा जाए। बेकिंग डिश के निचले हिस्से पर सफ़ेद सॉस लगाने से पहले लियोना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। एडम ने सिर हिलाया और लजानिया शीट्स को उठाया, उन्हें पहली परत के रूप में सफ़ेद सॉस के ऊपर रख दिया। सफ़ेद सॉस नीचे होना चाहिए था ताकि लजानिया शीट्स जलें या सूखे नहीं। इसके बाद लियोना ने लाल सॉस, पनीर और सफ़ेद सॉस को फैलाया और फिर उसे लजानिया शीट की दूसरी परत से ढक दिया। ये तब तक जारी रहा जब तक परतों की संख्या 5 तक नहीं पहुंच गई। उन्होंने सफ़ेद और लाल सॉस का पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी भी लगभग 1/3 पनीर बचा रखा था जिसका स्पष्ट उपयोग था। वोश! एडम और लियोना ने लजानिया को पनीर से ढक दिया ताकि एक स्वादिष्ट परत ऊपर एक स्वादिष्ट क्रस्ट बना सके और ऊपरी शीट ओवन की तीव्र गर्मी से जल न जाए। ठीक है, ये वैसा ही निकला जैसा आप चाहते थे। मैंने एक डिश में इतना सारा पनीर कभी नहीं देखा, लियोना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। एडम ने सिर हिलाया। मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा, खासकर इसलिए क्योंकि यह वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। लियोना ने कंधे उचका दिए, उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी और जब तक एडम को इससे कोई परेशानी नहीं थी, वह संतुष्ट थी। आखिरकार वे अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना बना रहे थे, न कि किसी ऐसे रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए जहां सख्त रेसिपी का पालन करना ज़रूरी था। रेडीमेड खाना ऑर्डर करने या खरीदने के बजाय खुद खाना पकाने का एक स्पष्ट लाभ था। बेशक इसमें समय और कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन कई लोगों के लिए खाना बनाना एक शौक था जो न केवल भूख को शांत करने में मदद करता था बल्कि तनाव को भी कम करता था। यह एक ध्यानात्मक गतिविधि थी जो शांत और तनाव मुक्त थी, तथा इसमें मन को विभिन्न विचारों से विचलित होने से बचाने के लिए ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता थी। हाँ, बेशक ये स्वादिष्ट होने वाला है। ये किसी और तरीके से नहीं हो सकता।
लियोना ने लजानिया को लेने और सावधानी से उसे ओवन में डालने से पहले आत्मविश्वास से कहा। ताली ताली ताली। काम समाप्त होने के संकेत के रूप में अपनी हथेलियों को कुछ बार हिलाते हुए लियोना संतुष्ट होकर मुस्कुराए। 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। जब समय पूरा हो जाए तो हमें ट्रिसी और गैरी को बुला लेना चाहिए, मुझे लगता है कि अब तक वे भूखे हो गए होंगे। हाँ, अभी भी थोड़ा सा बचा है। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया। सिर्फ एडम और लियोना ही नहीं थे जिन्हें थोड़ा इंतजार करना था, बल्कि ग्लेरा को भी। चाहे कुछ भी हो जाए, 4 मिनट में उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसे रेडकोर वुल्फ को हराना होगा और फैंटम बनना होगा, नहीं तो कोर्डी उसे मार देगा। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसके अंदर एक खालीपन पहले से ही दिखाई दे रहा था, उसका शरीर तेजी से मर रहा था। वह दशकों तक जीवित रह सकती थी, शायद ग्लारा उन लोगों में से एक बन सकती थी जो मृत्यु के आलिंगन में गिरने से पहले 100 साल का आंकड़ा छू सकती थी। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद उसकी सारी जीवन ऊर्जा कोर्डी द्वारा नष्ट की जा रही थी। किसी तरह से कोर्डी मौत का इंजेक्शन नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सचेंज कार्ड था। कोर्डी का उपयोग करने वाला व्यक्ति एक नया जीवन पाने की वास्तविक संभावना के लिए अपने मानव जीवन को बदल रहा था, एक प्रेत बनकर। उफ! रेडकोर वुल्फ ने एक धीमी सी दहाड़ लगाई जब एक खतरनाक चमक उसके पंजों के पार से गुजरी। अपने दुर्जय रूप के बावजूद रेडकोर वुल्फ अभी भी एक व्हाइट थरेड मॉन्स्टर ही था। वह अन्य व्हाइट थरेड मॉन्स्टर से अधिक शक्तिशाली था क्योंकि वह ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। व्हाइट थरेड मॉन्स्टर्स में यह बहुत दुर्लभ था। हालांकि अपने कोर, अपनी छाती में गोल लाल क्रिस्टल की बदौलत रेडकोर वुल्फ सबसे कठिन लड़ाइयां भी जीत सकता था। यह उसके लिए एक शक्तिशाली हमला करने का अवसर था। किसी कारण से रेडकोर वुल्फ ने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। शायद अभी भी बहुत जल्दी थी, या शायद ये योजना का हिस्सा था। आखिरकार ग्लेडियस रेडकोर वुल्फ को एक चतुर राक्षस मानता था और उसके शब्दों का निश्चित रूप से कुछ मतलब था। वूश! रेडकोर वुल्फ तेजी से आगे बढ़ा, ग्लारा की तरफ दाहिनी ओर मुड़ा, उसे गौर से घूरता रहा। उसका जबड़ा थोड़ा खुला, जिससे उसके 2 लंबे सामने के नुकीले दांत दिखाई दिए जो उसके शक्तिशाली हथियार थे। ग्लारा ने अपना बायां हाथ सामने करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। वह एक अनुभवी लड़ाकू नहीं थी, लेकिन उसने जो हथियार चुना था उसे देखते हुए उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी। उसे जो रणनीति अपनानी थी वह स्पष्ट थी। रक्षा करो और हमला करो, ग्लारा ने मन ही मन कहा जब रेडकोर वुल्फ उसके सामने प्रकट हुआ। 3 लाल पंजों वाला एक पंजा ग्लारा पर उतरा और तेजी से उस पर निशाना साधा। ग्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह भाग जाना चाहती थी और अगर कोर्डी न होता तो वह भाग जाती। उसकी सामान्य अवस्था में मन पूरी तरह से शरीर पर शासन करता था, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन कोर्डी ने सहज प्रवृत्ति के महत्व को सीमा तक बढ़ा दिया। भले ही ग्लारा की युवा लड़की का मन भागना चाहता था और इसके खिलाफ था, लेकिन उसका शरीर अपने आप ही आगे बढ़ गया और उसने वही किया जो आवश्यक था। वूश! ग्लारा का बायां हाथ ऊपर आया और उसने रेडकोर वुल्फ के पंजे को रोक लिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन ढाल ने ज्यादातर प्रभाव को अवशोषित कर लिया, इसलिए ग्लारा को गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन रेडकोर वुल्फ अच्छी तरह से जानता था कि ग्लारा उसके हमले को रोक देगी, इसलिए यह मुख्य हमला नहीं था। ग्लारा की हरी आंखों में राक्षस का दूसरा पंजा दिखाई दे रहा था, जो उसकी ढाल पर कब्जा करके दाईं ओर से उसकी ओर बढ़ रहा था। वह इस हमले को रोक नहीं सकी या इससे बच नहीं सकी। खैर, उसे इनमें से कोई भी काम करने की जरूरत नहीं थी। क्रैकल! ग्लारा ने अपना हाथ उठाया, अपनी बंदूक को आगे बढ़ाया और सीधे रेडकोर वुल्फ के पंजे पर निशाना साधा। फिर उसने एक गोली चलाई, जिससे शक्तिशाली प्लाज्मा चार्ज बाहर की ओर निकला। टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा! विंटर परिवार एक मेज के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जिसका मुख्य भोजन एक बड़ा लजानिया था जिसमें भारी मात्रा में पनीर, मांस और सॉस था। यहाँ तक कि 6 लोग भी इसे एक साथ नहीं खा सकते थे, लेकिन उनमें एक फैंटम था जो आम लोगों के विपरीत दूसरों की तुलना में बहुत अधिक कैलोरी का उपभोग कर सकता था। लियोना ने लजानिया को कई टुकड़ों में काटा और हर एक के लिए एक टुकड़ा रखा। हालांकि टुकड़े एक जैसे नहीं थे, सिर्फ उसके और गैरी के थे। सबसे छोटा टुकड़ा ट्रिसी के लिए आरक्षित था। बेशक उसने मांग की कि उसे जितना संभव हो सके उतना बड़ा हिस्सा मिले, लेकिन लियोना को एहसास हुआ कि अगर ट्रिसी ने उतना ही खाया तो यह चमत्कार होगा। आखिरकार किसी विशेष भोजन की तृप्ति आकार से नहीं, बल्कि कैलोरी की मात्रा और कैलोरी के प्रकार से निर्धारित होती है। कुल 1000 कैलोरी वाली 2 चॉकलेट बार खाना बहुत आसान था। इसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और चीनी थी, जो बहुत ज़्यादा तृप्ति नहीं देती थी और मानव मस्तिष्क को बहुत पसंद थी क्योंकि यह ऊर्जा का त्वरित स्रोत थी। लेकिन पनीर या मांस जैसे खाद्य पदार्थों से 1000 कैलोरी खाना, जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन अधिक होता है, एक अलग कहानी थी और बहुत अधिक कठिन काम था। इसकी तुलना सोडा और दूध से की जा सकती है।
1 लीटर सोडा पीना आसान और त्वरित था, इसके अलावा ये प्यास भी नहीं बुझाता था, लेकिन 1 लीटर दूध पीना एक बड़ी चुनौती थी, भले ही उनमें कैलोरी की मात्रा समान थी। माँ, ये टुकड़ा बहुत छोटा है, ट्रिसी ने अपने गालों को फुलाकर और अपनी बाहों को दुखी होकर छाती पर रखते हुए कहा। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मैं इसका दुगुना बड़ा टुकड़ा खा सकता हूँ, ये पक्का है। लियोना ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वी मुस्कान दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम इसे खाओगे तो मैं तुम्हें एक और टुकड़ा दूंगा। मैं लालची नहीं हूं, लेकिन तुम्हें इसे खाने में मुश्किल होगी। ट्रिसी ने एडम की ओर देखने से पहले लियोना को घूर कर देखा। ट्रिसी के विपरीत, उसके लिए लियोना ने सबसे बड़ा टुकड़ा रखा क्योंकि वह जानती थी कि फैंटम की भूख आम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। पफट, उसके लिए इतना बड़ा टुकड़ा रखना उचित नहीं है। ट्रिसी ने नाक भान सिकोड़ी। ये किसी भी बच्चे और छोटी बहन की सामान्य सनक थी। शायद तुम्हें एक परीक्षण करना चाहिए। मुझे यकीन है कि एडम अपना बड़ा टुकड़ा तुमसे ज्यादा जल्दी खा लेगा। लियोना ने आत्मविश्वास से अपने हाथों को अपनी बगल में रखते हुए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ ट्रिसी को देखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि ट्रिसी अपना जवाब दे पाती, एडम बोल पड़ा, नहीं। ट्रिसी और लियोना ने उसकी ओर देखा, स्पष्टतः वे एक अलग उत्तर की अपेक्षा कर रही थीं। एडम ने अपना चाकू और कांटा उठाया और ध्यानपूर्वक तथा धीरे धीरे अपने टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। मैं किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही लजानिया खाने का इंतजार करता रहा हूँ। मैं इस पल का मज़ा लेना चाहता हूँ। एडम ने कांटा मुंह के पास लाते हुए शांति से कहा। हालांकि अगर आप चाहें तो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मैं आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। एडम ने अंततः उस व्यंजन का स्वाद चखने से पहले कंधे उचका दिए जिसे वह बहुत चाहता था और जिसके लिए उसने इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। उसके पूरे शरीर में आनंद की लहरें फैल गईं, जबकि लाल चटनी दिव्य रस की तरह उसके मुंह में बह गई। डॉट डॉट डॉट, छप छप, ग्लारा के चेहरे के सामने लाल बूंदें उड़ रही थीं, रेडकोर वुल्फ के बाएं पंजे से खून की धार बह रही थी। राक्षस के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी और उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं, वह वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। क्रैकल, प्लाज्मा चार्ज ने रेडकोर वुल्फ के पंजे से मांस का एक टुकड़ा फाड़ दिया, साथ ही एक पंजा भी उड़ गया और दीवार से टकराकर लाल दाग छोड़ गया। ग्लारा के पीले चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरीं, जो उसके गालों से लाल रंग की धार के रूप में बह रही थीं। क्रैकल, तुरंत ही अपनी प्रवृत्ति और शरीर की इच्छाओं का पालन करते हुए ग्लेरा ने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया, जिससे उसके और रेडकोर वुल्फ के बीच की दूरी कम हो गई। उसकी बंदूक में केवल 8 चार्ज थे, फिर भी यह जानना मुश्किल था कि उसमें कितने शॉट के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। अभी 7 और शॉट बाकी हैं। ग्लेरा ने अपने सामने केवल रेडकोर वुल्फ को देखकर मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लग रहा था कि बाकी दुनिया अब कोई मायने नहीं रखती। बस काफ़ी है। क्रैकल, ग्लारा ने ट्रिगर खींचने से पहले अपनी बंदूक रेडकोर वुल्फ के सिर पर तान दी। कांपना, 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 प्लाज्मा शॉटगन कांप उठी, बैंगनी ऊर्जा रेखाएं उसके काले शरीर से होकर गुजर रही थीं और सारी शक्ति को अपने अंदर समेट रही थीं। फिर 1 सेकंड बाद एक शक्तिशाली प्लाज्मा चार्ज डबल बैरल थूथन से बाहर निकला और रेडकोर वुल्फ की हैरान आंखों के सामने आ गया। यह अज्ञात था कि रेडकोर वुल्फ सिर पर प्लाज्मा प्रक्षेप्य के सीधे विस्फोट का सामना कर सकता था या नहीं, लेकिन ग्लारा की तरह उसके पास ऐसी सहज प्रवृत्ति थी जो उसे स्थिर खड़े रहने की अनुमति नहीं देती थी। वोश! आखिरी क्षण में रेडकोर वुल्फ ने अपना सिर झटका, जिससे गोली आंशिक रूप से बच गई। कदम! इससे पहले कि रेडकोर वुल्फ संभल पाता, ग्लारा ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उसका अवरोध हटा दिया। राक्षस का दाहिना पंजा पिछली जड़ता से तुरंत नीचे की ओर गिर गया, लेकिन चूंकि ग्लारा ने कई कदम आगे बढ़ा लिए थे, इसलिए लाल पंजे ग्लारा से नहीं, बल्कि उसके पीछे के स्टील के फर्श से टकराए। स्लैश! ग्लारा ने अपनी ढाल को प्लाज्मा डिस्क के रूप में 2 बार घुमाया, जिसके तीखे ब्लेड बहुत तेज गति से घूम रहे थे। रेडकोर वुल्फ की छाती से खून की धार बह निकली, जहां उच्च तापमान के कारण मांस झुलसने के साथ साथ एक्स आकार का गहरा घाव हो गया। वह ढाल, मुझे नहीं पता था कि इसका कोई और काम भी है। अच्छा हुआ कि मुझे इसके बारे में बताया गया। ग्लारा ने विचार करते हुए आखिरी कदम उठाया और ढाल को अपने सबसे चौड़े हिस्से से रेडकोर वुल्फ की छाती पर दे मारा, मानो वह उस बड़े जीव को दूर धकेलने की कोशिश कर रही हो। निश्चित रूप से कोड डी के साथ भी मानव शरीर में ऐसा करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। रेडकोर वुल्फ का पूरा शरीर कई 100 किलोग्राम का था और उसका शरीर मजबूत और स्थिर था। लेकिन मानव और राक्षस के बीच घातक युद्ध में प्रौद्योगिकी अपना समायोजन ला सकती है। आखिरकार ग्लारा अब एक साथ 2 स्वतंत्र वैज्ञानिकों की सफलताओं का उपयोग कर रही थी। कांपना, ढाल कांप उठी और लाल तरंगें इसकी सतह पर फैल गईं। फिर वे एक बिंदु पर बाहर निकलीं, रेडकोर वुल्फ की छाती पर ऊर्जा तरंग की तरह टूट पड़ीं और राक्षस को कमरे के दूसरी तरफ बहुत जोर से फेंक दिया। ग्लारा की आंखों के सामने गर्म भाप उभरी। ये तो बुरा है, केवल 3 मिनट बचे हैं।